नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम आपके कक्षा 5 हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 9 एक माँ की बेबसी के पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे। यह पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो में हमने इस पोएम को, इस कविता को बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और शब्दार्थ के साथ अच्छे से समझाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है प्रश्न 1, कविता से। यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था। फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कि कवि को पहले मालूम ही नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता है, कौन से घर से खेलने आता है। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे तो एक दूसरे से बातें करते थे कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा घर कहाँ है, घर में कौन कौन है। पर ये जो बच्चा था, रतन था, वो बोल नहीं पाता था। इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। तो क्या बता सकते हैं कि इन दोनों में से सही उत्तर कौन सा है? सही उत्तर है नंबर ख, क्योंकि एक दूसरे से तो बाकी सब बच्चे बात करते थे, लेकिन यह बच्चा पड़ोसी होने के बावजूद एक दूसरे से बातें नहीं कर पाता था। इसीलिए इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बाकी बच्चे नहीं जानते थे। अनजाना होने का मतलब जिसे नहीं जानते हो। अब है प्रश्न 2, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? जब रतन कुछ बोल नहीं पाता था तो उसे अपने ही अंदर एक तरह की इरिटेशन होती थी कि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। तो उसके अंदर का ये जो टेंशन होता था, उसका डर होता था, वो किस रूप में उसकी आंखों में हम देख सकते थे? डर के रूप में। वो डर जाता था कि कहीं वो अपनी बात को अपने दोस्तों को नहीं बता पाया तो कहीं उसके दोस्त उसका मजाक ना उड़ाए, कहीं उसके दोस्त उसके साथ खेलना ना बंद कर दे। यह जो डर था वो उसकी आंखों में झलकता था, लेकिन बाकी बच्चे तो बच्चे ही थे, वो समझ नहीं पाते थे। उसके बाद है अगला प्रश्न, तरह तरह की भावनाएं, इमोशंस। नीचे लिखी भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती है? सबसे पहले छटपटाहट। छटपटाहट 3 संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले अधीरता। अधीरता का मीनिंग है इम्पेशेंट होना, किसी चीज़ के लिए बिल्कुल भी इंतज़ार ना कर पाना। फॉर एग्जाम्पल, कहीं जाने की जल्दी हो, आपको जाना संभव ना हो, जैसे स्कूल की छुट्टी अभी काफ़ी देर है, लेकिन घर पे आपका कोई बहुत ही पसंदीदा मेहमान आने वाला है, शायद आपके ग्रैंड पेरेंट्स आने वाले हैं जिसे तुम बहुत पसंद करते हो, लेकिन स्कूल की छुट्टी नहीं हुई तो कैसे घर जाओगे? तो आपके अंदर जो एक इरिटेशन होती है ना, उफ कब छुट्टी होगी, अब तो रहा नहीं जा रहा है बस, वो होता है इम्पेशेंट होना, अधीरता। तो उसमें हमारे अंदर एक छटपटाहट होती है। दूसरा रीज़न, कोई इच्छा जब पूरी नहीं होती तब हमारे अंदर एक तरीके की छटपटाहट होती है, गुस्सा आता है। किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो पर वह तुरंत ना मिले। कोई आपका फेवरेट टॉय जो आपने शॉपिंग मॉल में देखा था, लेकिन पापा ने बोला कि ये बहुत महंगा है, मैं बाद में खरीदूंगा। या फिर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, लेकिन मम्मी ने अभी तक खाना तैयार ही नहीं किया है, तो उस टाइम पे भी हमारे अंदर एक तरीके की छटपटाहट होती है, इरिटेशन होता है। तीसरा रीज़न, जब हम किसी को कोई संदेश देना चाहते हैं, हमारी सोच, हमारे मैसेजेस किसी को देना चाहते हैं, जब कोई संदेश देना चाहें पर दूसरे उसे समझ ना पा रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके क्लास की घंटी बज चुकी है, लेकिन आप अपने टीचर से बोल ही नहीं पाते हो कि मैम पढ़ाना बंद कीजिए, घंटी बज गई है, क्योंकि मैम को तो नहीं बोल सकते ना, वो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी और मैम उल्टा डांट भी सकती हैं। तो इसीलिए जब आप किसी चीज़ को चाहकर भी नहीं कह पा रहे हो तो वो है आप एक संदेश नहीं दे पा रहे हो। उस समय आपके अंदर एक अलग तरीके की छटपटाहट होती है, इरिटेशन होता है। तो इस कविता में हमने रतन के मन के अंदर जो छटपटाहट के बारे में पढ़ा है, इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ उस बच्चे के रतन पर लागू होता है? बताइए। उसको इम्पेशेंट की वजह से छटपटाहट महसूस होती है, उसकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती उस वजह से छटपटाहट होती है, या फिर वो किसी को कोई मैसेज पास नहीं कर पाता इस वजह से छटपटाहट होती है? आंसर है ये वाला। छटपटाहट तब महसूस होती है जब हम अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर पाते हैं। ऊपर छटपटाहट के 3 अर्थों में से
संदेश वाला अर्थ रतन पर लागू होता है। रतन इशारों में अपनी बात अपने साथियों के साथ, अपने साथ खेलने वाले बच्चों तक पहुंचाना चाहता था, पर बच्चे तो बच्चे थे। बच्चे रतन के इशारों को नहीं समझ पाते थे। इस वजह से रतन अपने अंदर एक छटपटाहट महसूस करता था। उसके बाद है घबराहट। हमें कब कब फील होती है? हमें जब किसी बात की आशंका होती है कि अब कुछ तो होने वाला है, ऐसा फील होता है ना जब, तब हमें किसी चीज़ की घबराहट महसूस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अंधेरा होने वाला है, आप अपने घर से बहुत दूर वाले एक पार्क में खेलने गए हो, अंधेरा होने वाला होता है और लेकिन आप खेल में मगन हुए रहते हो, घर में लौटने के बारे में भूल ही जाते हो और तब आपको अचानक याद आता है कि हमारा घर तो काफ़ी दूर है, अंधेरा हो गया, घर जाते जाते तो आप अकेले हो जाओगे, रास्ते पे स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। तब हमें अंदर से एक डर लगने लगता है, भूत का डर। उस समय हमारे मन के अंदर एक घबराहट महसूस होती है। दूसरा रीज़न ये है कि जब समय पे हमारा कोई काम पूरा नहीं होता, आपकी मैडम आपको होमवर्क देती है या फिर कोई असाइनमेंट देती है, कोई प्रोजेक्ट देती है और समय रहते अगर आप उसे पूरा नहीं कर पाते, एग्ज़ाम्स के समय भी हमारे अंदर एक अलग तरीके की घबराहट होती है। पता नहीं मुझे सारे आंसर्स याद रहेंगे कि नहीं, पता नहीं मुझे कैसे मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद रतन के मन में भी एक डर था कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, पता नहीं वो वाला बच्चा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। या फिर एक और एग्जाम्पल, आपके हाथ से गलती से कोई ग्लास टूट गया हो और पापा को मालूम चल गया हो कि वो कांच का ग्लास तुमने ही तोड़ा है। तो प्रश्न है, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है, डर सकता है? इसका उत्तर है, घबराहट हमें तब महसूस होती है जब हमारे मन में किसी चीज़ का डर बैठा हो। दूसरा है, समय पे कोई काम अगर पूरा ना हुआ हो, जैसे होमवर्क, असाइनमेंट, तो भी हमें घबराहट महसूस होती है। तीसरा यह है, किए हुए किसी गलत काम को छुपाने की कोशिश की जा रही हो कि ग्लास तो मैंने ही तोड़ा है गलती से, लेकिन पापा पूछ रहे हैं, मैं तो जानबूझ के नहीं तोड़ा, लेकिन मैं बताऊंगा भी नहीं कि मैंने तोड़ा, नहीं तो मुझे डांट पड़ जाएगी। तो वो छुपाने की जो कोशिश हो रही है, उस टाइम पे भी हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हमें टेंशन होता है, हमें डर लगता है, वो होती है घबराहट। कि रतन, जो बच्चा बोल नहीं सकता था, वह इन कारणों की वजह से घबराता होगा कि लोग उसके इशारों को पता नहीं ठीक ठीक समझ पा रहे हैं या नहीं, वो अपनी मन की बात दूसरों को समझा पा रहा है या नहीं। कहीं कोई परेशान होके जब उसके इशारे नहीं समझ पाएगा, तब परेशान होके कहीं रतन को डांटने ना लगे। उसके बाद कहीं कोई उसके उम्र का बच्चा जो उसके साथ खेलता है, वह उसे चिढ़ाने ना लगे, इस वजह से भी रतन को घबराहट महसूस होती होगी, वो डरता होगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि हम समझ नहीं पाते थे उसके अंदर की घबराहट को। रतन क्या सोच के घबराता होगा? रतन अपनी बात और इशारों को बाकी बच्चों को न समझा पाने के डर से और न बोल पाने की बेचैनी से घबराता होगा। उसके बाद अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन कौन क्या सोचकर और किस किस काम को करने से घबराता है। तो जैसे आप अपने फ्रेंड्स से पूछ के उनके यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे अंधेरे से घबराते हैं कि कहीं कोई भूत ना आ जाए, पानी से घबराते हैं कि कहीं कोई पानी में डूब ना जाए, ऊंचाई से बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि कहीं पैर फिसलकर गिर ना जाए, अकेलेपन से भी लोगों को डर लगता है, अकेले होने से, अकेला पाकर कहीं कोई दुष्ट इंसान उसे पकड़ ना ले। तो इस तरीके से आपके कौन कौन से फ्रेंड को किस किस चीज़ से डर लगता है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद आपने कविता में पढ़ा था कि बच्चे को टूटे खिलौने की तरह कंपेयर किया गया है, टूटे खिलौने की तरह बताया गया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरीके से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। जैसे गाड़ी का अगर कोई पहिया निकल जाए, पहिया टूट जाए, तो गाड़ी क्या हम चला पाएंगे आराम से? रिमोट कंट्रोल गाड़ी नहीं चला पाएंगे ना, गाड़ी नहीं चल सकती, हमें अपने हाथ से धक्का मार के ही भू भू करके खेलना पड़ता है। गुड़िया की अगर हम कोई सीटी निकाल दे, सीटी क्या होती है? कुछ कुछ गुड़िया में
एक चाबी टाइप की रहती है ना मुंह में, वो सीटी हम निकालते हैं तो वो मम्मा मम्मा पापा पापा बोलती है, एक ऐसी बोलने की वाली गुड़िया होती है। अगर वो सीटी ही गुम हो जाए तो गुड़िया तो ऐसा बोलेगी ही नहीं, वो आवाज़ ही नहीं निकाल पाएगी। गेंद अगर टूट जाए, गेंद अगर मतलब पंचर हो जाए, खराब हो जाए तो क्या होगा? हवा के निकल जाने से वो खराब हो जाएगा और उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा का मतलब है कि रिजल्ट क्या होगा। अगर वो चीज़ टूट जाए, खराब हो जाए तो क्या होगा? गेंद की अगर हवा निकल जाए तो गेंद क्या होगी? वो उछल नहीं पाएगी, हम उसे खेल नहीं पाएंगे। जोकर की अगर चाबी निकल जाए तो उससे क्या होगा? जोकर में अगर हम चाबी भर देंगे तो कुछ कुछ जोकर होते हैं ना, ड्रम बजाते हैं या फिर ताली बजाते हैं, तो उसकी अगर चाबी खराब हो जाए, हम चाबी निकाल दे तो क्या करेगा? जोकर जो करतब करता है वो नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम आपके टेक्स्ट बुक के कुछ व्याकरण, ग्रामर वाले प्रश्न पढ़ेंगे। ग्रामर में हम पढ़ेंगे उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग क्या होता है? ऐसे शब्द जो किसी शब्द के पहले आकर, सामने आकर, इन फ्रंट ऑफ दैट वर्ड आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है बे। सबसे पहले बे का क्या मतलब है? बे का मतलब है कि बिना, विदाउट। बेजान, जान मतलब लाइफ, ऐसी कोई चीज़ जिसमें जान नहीं होती, बिना जान वाला कोई चीज़, उसे हम कहते हैं बेजान। उसके बाद बेचैन, बिना चैन वाला, जिसमें कोई शांति नहीं, कोई पीस नहीं, वो है बेचैन, बेचैनी के साथ, इम्पेशेंट हो। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं कि उपसर्ग वाला जो भी वर्ड होगा उसका कोई अर्थ होगा, नॉट नेसेसरी। लेकिन जो रूट वर्ड होगा, मतलब जिस वर्ड के सामने हम कोई भी उपसर्ग लगा रहे हैं, उसका ज़रूर कोई ना कोई अर्थ होगा। और जब उपसर्ग लगाते हैं, उपसर्ग लगाने के बाद जो नया वर्ड, नया शब्द बनता है, उसका अलग ही अर्थ बन जाता है, विशेष अर्थ प्रकट होता है। तो और बाकी उपसर्ग वाले शब्द देख लेते हैं। बेसहारा, विदाउट एनी सपोर्ट, बेसहारा। बेहिसाब, शब्द बनता है बेहिसाब। अब इसी के ऊपर हमारा अगला प्रश्न है। बेबस शब्द में भी बे का इस्तेमाल हुआ है। बे और बस को जोड़कर ये शब्द बेबस बना है। यहाँ पे बे का अर्थ है बिना। अब नीचे दिए गए इन्हीं शब्दों में बे छिपा है। इस सूची में तुम और भी शब्द जोड़ो, जैसे बेचान, बेसहारा, बेचैन, बेहिसाब। वैसे ही बेवजह, बेशरम, बेघर, बेईमान, बेनाम। बेवजह मतलब बिना किसी कारण, बिना वजह के। बेशर्म, शेमलेस। बेघर, जिसका कोई घर नहीं है, होमलेस। बेईमान, जो ईमानदार नहीं है, हु इज़ नॉट ऑनेस्ट। बेनाम, जिसका कोई नाम नहीं है। तो इस तरीके के और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं बे उपसर्ग लगा के। यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उपसर्ग का ऑपोजिट क्या होता है? ऐसा शब्द जो हम किसी शब्द के पीछे जोड़ते हैं, उसे हम कहते हैं प्रत्यय। ऐसा कोई चीज़ जो किसी भी रूट वर्ड के पीछे जुड़ता है और फिर एक नया शब्द बनाता है जिसका एक विशेष अर्थ होता है। चलिए अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखने के तरीके। नंबर 1, इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं। ऐसे ही 6 शब्द छांटकर लिखो। तो ये है वो शब्द अदृश्य, जिसे हम नहीं देख सकते। देखने में, इशारे मतलब कि संकेत, साइन लैंग्वेज। निहारना, आँखों में, झलकती। ये सारे शब्द किसी चीज़ को देखने के संदर्भ में इस्तेमाल किए जाते हैं और हमारी कविता में आए हैं। अब दूसरा प्रश्न, माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। आँखें बहुत कुछ कहती हैं। आँखें वैसे तो हमारे मुंह की तरह कहती नहीं है, लेकिन आँखें बहुत कुछ कहती हैं का मतलब आँखों को देख के हमें बहुत सारे इमोशंस का पता चलता है। वे तरह तरह के भाव लिए हुई होती हैं। भाव मतलब इमोशंस, तरह तरह के इमोशंस हमें आँखों को देख के ही पता चल जाता है। तो नीचे ऐसे ही कुछ आँखों का वर्णन है। तो जैसे सबसे पहले है सहमी आँखें। सहमी आँखें मतलब डर से भरी हुई आँखें। क्रोध भरी आँखें, जब किसी को बहुत गुस्सा आता है तो आँखें एकदम रेड हो जाती है, गुस्से से लाल, उसे बोलते हैं क्रोध भरी आँखें। उसके बाद शरारती आँखें,
जब बच्चों को किसी तरीके की शरारत सूझती है, जब बच्चे मिस्चीवियस कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो भी उनकी आंखों को देख के मैडम को और पेरेंट्स को भी पता चल ही जाता है कि तुमने कोई ज़रूर शरारत की है जिसे तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद है प्यार भरी नज़रें। हमारी माँ जब भी हमें देखती हैं, प्यार भरी नज़रों से अपने बच्चों को देखती हैं, तो हमें भी देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमारी मम्मी हमसे कितना प्यार करती है। उसके बाद उनिंदी आँखें। उनिंदी आँखें मतलब नींद में भरी हुई आँखें। और लास्ट है डरावनी आँखें, जिसे देखकर ही कोई डर जाए। उसके बाद अगला प्रश्न है, नीचे आँखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तुम इनका प्रयोग किन किन संदर्भों में करोगे। तो मुहावरे का सबसे पहले हम अर्थ देखेंगे और उसके बाद अर्थ का एक वाक्य प्रयोग भी करेंगे। सबसे पहला है आँख दिखाना, यानी कि डराना, किसी को गुस्से से देखना। फॉर एग्जाम्पल, कक्षा मॉनिटर ने आँख दिखाकर सभी बच्चों को चुप करा दिया। दूसरा वाला है नजरें चुराना, अपनी गलती पर शर्मिंदा होना इसका अर्थ है। जैसे कि एग्जाम्पल, मोनू से जब गिलास टूटने के बारे में पूछा गया तो वह नज़रें चुराने लगा, यानी कि उसने एक मिस्टेक तो किया है लेकिन वो अब उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसे थोड़ा सा शर्म आ रहा है, एम्बैरेसिंग लग रहा है कि सॉरी पापा, गलती से हो गया, मैं ऐसे करना नहीं तो चाहता था। तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी नज़रों को चुरा रहा है। उसके बाद तीसरा है आँख का तारा, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो बहुत प्यारा हो, बहुत प्यारा होना। जैसे बच्चे माँ की आँखों के तारे होते हैं। माँ को अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, चाहे वो हम इंसान हो चाहे वो जानवर हो। उसके बाद वाला मुहावरा है नज़रें फेर लेना, मतलब कि अनदेखा करना, किसी को देख के भी ऐसा महसूस करना, ऐसा फील कराना कि हमने तो देखा ही नहीं, उसे अनदेखा कर देना। तो जैसे ही माँ ने राजू को काम में मदद करने के लिए किचन में पुकारा तो राजू ने नज़रें फेर लिया। मम्मी के काम के प्रेशर को देखकर भी अनदेखा करता था, ऐसा फील करता था कि मम्मी मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है। उसके बाद लास्ट मुहावरा है आँख पर पर्दा पड़ना। आँख पर पर्दा पड़ना का अर्थ है सच नहीं जानने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल, दो बच्चों में हो गया झगड़ा और दोनों पहुँचे मम्मी के पास कि मम्मी देखो वो मुझे मार रहा है, लेकिन मम्मी ने सच जाने बिना ही कि झगड़ा कैसे शुरू हुआ, क्यों झगड़ा किया जा रहा है और किसने झगड़ा पहले शुरू किया, ये सब जानने के बिना ही दूसरे बच्चे को डांटना शुरू कर दिया। वो है सच जानने की कोशिश नहीं करना। सीमा की आंखों पर पर्दा पड़ गया, उसे विनय का झूठ नहीं दिखाई दिया। उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में है माँ, याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? उत्तर ये वाला है, रतन के न बोल पाने के कारण रतन की माँ की आंखों में बेबसी झलकती होगी। उसके बाद दूसरा प्रश्न, अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखो। मेरी माँ बहुत खुश होती है जब मैं अच्छे अंकों से परीक्षा में पास होता हूँ। दूसरा वाला, माँ मुझे इसलिए डांटती हैं क्योंकि मुझे मेरी गलती का एहसास हो, मुझे रियलाइज़ हो कि मैंने क्या गलती की है और दोबारा वह गलती मैं ना करूं, इसीलिए ही तो मम्मी हमें डांटती हैं, वरना तो हम सब अपनी माँ के आंखों के तारे हैं। उसके बाद वाला है, मेरी माँ चाहती है कि मैं एक नेक और अच्छा इंसान बनूं। घ वाला है, माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब हम बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद वाला है, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। इसी नोट के साथ आपके प्रश्न उत्तर यहीं पे ख़त्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको सभी प्रश्नों के अर्थ अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी आपके अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.